नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। देश में सरकार 10 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने जा रही है और जिसे भारत में प्रिकॉशन डोज कहा जाएगा। शुरुआत में ये वैक्सीन की तीसरी डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को दी जाएगी। और ऐसे में कई बड़े सवाल भी उठते हैं, जैसे कितने गैप से ये तीसरी डोज लगाई जाएगी, तीसरी डोज लगवाने के लिए क्या जरूरी होगा, और ऐसे ही तमाम सारे सवाल हैं और जिनको लेकर के लोगों के जहन में अभी भी असमंजसता जाहिर हो रही है। तो 9 से 12 महीने के अंतर में ये तीसरी डोज लगाई जाएगी, ऐसा कहा गया है सरकार की तरफ से। 10 जनवरी से ये तीसरी डोज लगाने का काम शुरू होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी, संवाददाता दिल्ली से। राजीव, जिस तरीके से ये तीसरी डोज लगाने की बात सरकार की तरफ से कही गई है और अब तारीखों का ऐलान भी हो गया है, 10 जनवरी से ये तीसरी डोज लगाई जाएगी, क्या कुछ सावधानियां बरतनी होगी लोगों को और क्या कुछ नियम होंगे इस पर? राजीव, आवाज मिल पा जी रही है आपको? जी। राजू, जिस तरीके से 10 जनवरी से तीसरी डोज लगाने का ये ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से, ऐसे में क्या कुछ सावधानियां बरतनी होगी लोगों को और क्या नियम और शर्तें होंगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं ओमिक्रॉन के जो वायरस का लक्षण है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का है या फिर केंद्र सरकार का है, दोनों की ही मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर अब केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया बूस्टर डोज को लेकर, यानी कि सीधे सीधे कहें तो बूस्टर डोज भी अब लगेगी और लगातार उसके लिए कहीं ना कहीं प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी और 10 जनवरी से इसकी शुरुआत की जा रही है। यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं बूस्टर डोज जो है अब जनता तक मिलती हुई नजर आएगी। मगर पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनको दी जाएगी, मेडिकल वर्कर है उनको दी जाएगी, स्वास्थ्य वर्कर जो है उनको दी जाएगी। उसके बाद में जो गंभीर मरीज है, यानी कि 60 साल के ऊपर के जो मरीज है जो अस्पतालों के अंदर इलाज करा रहे हैं उनको दी जाएगी। उसके बाद ये कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। मगर बूस्टर डोज की बहुत ज्यादा जरूरत होती नजर आ रही है और राज्य सरकारें भी और दिल्ली सरकार भी दोनों ही केंद्र सरकारों से कहीं ना कहीं अपील करती हुई नजर आती है कि बूस्टर डोज दी जाए ताकि जो ओमिक्रॉन है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या जो है बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों की ही मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल। लेकिन राजीव, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, माना ये जा रहा है कि जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं, यानी 2 डोज जो एक ही कंपनी की लगी हैं, ऐसे में क्या ये भी हो सकता है कि अब लगने वाली तीसरी डोज किसी दूसरी कंपनी की लगाई जाए? ऐसा सरकार कुछ प्रावधान ला सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दोनों डोज यानी कि 2 डोज अगर किसी भी व्यक्ति को लग चुकी है, यानी कि स्वास्थ्य वर्कर जो है, मेडिकल वर्कर जो है और जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको अगर दोनों डोज एक ही कंपनी, यानी कि अगर कोविडशील्ड की बात करें तो कोविडशील्ड की लग चुकी है, तो तीसरी डोज जो है जो बूस्टर डोज बताई जा रही है वो भी कहीं ना कहीं अब तीसरी डोज भी उसकी उसी की लगेगी। यानी कि अलग अलग कंपनियों की शायद नहीं लगाई जाएगी। मगर सरकार के द्वारा अभी बड़े कदम जरूर उठाए जा रहे हैं और उसकी शुरुआत जो है वो 10 जनवरी से देखने को मिल सकती है। और हम्म। बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो डिमांड की जा रही थी उसके लिए भी सरकारें जो है वो अब लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी अब वैक्सीन जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए बूस्टर डोज दी जा रही है, हम्म। उसकी शुरुआत जरूर 10 जनवरी से की जाएगी और लगातार इसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार से अपील करती हुई नजर आ रही थी। जी बिल्कुल राजीव, आपने जिस तरीके से बच्चों की वैक्सीन को लेकर के भी जिक्र किया, तो जाहिर तौर पर है 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी डोज लगाने का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में अगर दिल्ली की हालातों को जानने की कोशिश करें तो दिल्ली में, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में पूरी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने में सभी शासन प्रशासन लग गए हैं, दिल्ली के क्या हालात हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर तमाम वो लोग हैं जो बाहर से भी आते हैं और अपने कैसे रोजी रोजगार के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर ज्यादातर आते हैं। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के हालात की तो दिल्ली के हालात को सुधारने के लिए
सुधारने के लिए लगातार दिल्ली सरकार जो है वो प्रयास करती हुई नजर आ रही है, और दिल्ली सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं लोग भी प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से मेडिकल विभाग की तरफ से कहा गया कि तीसरी लहर जो घातक बताई जा रही है, ओमिक्रॉन के जो लक्षण है वो कहीं ना कहीं संक्रमण जो है वो लगातार तेजी से फैल रहे हैं, और इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने भी बूस्टर डोज के लिए कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया गया था। केंद्र सरकार से अपील की गई थी बूस्टर डोज के लिए। अब केंद्र सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि 10 जनवरी से उसकी शुरुआत की जाएगी। मगर जो 15 साल से ऊपर के लोग बच्चे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। यानी सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं सरकारें अब हर तरीके से ये कोशिश कर रही है कि बच्चों तक भी वैक्सीन जो है वो पहुंचती हुई नजर आए। मगर बूस्टर डोज जो है अभी फ्रंट लाइन वर्कर और डॉक्टरों के लिए, और यहाँ तक कि जो कह सकते हैं 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनके लिए जरूर उसकी शुरुआत कर दी गई है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन आपसे एक बात और जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जिस तरीके से बूस्टर डोज का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, तो इस बूस्टर डोज में क्या दूसरी और एहतियाती जो डोज लगनी है उसमें क्या कोई मानक तय किया गया है कि इतने दिनों या इतने महीने के बाद ही ये बूस्टर डोज लगाई जा सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बूस्टर डोज की, तो बूस्टर डोज के लिए अगर हम ये कहें कि कोविडशील्ड की वैक्सीन लगी है अगर किसी भी व्यक्ति को, यानी कि 60 साल के ऊपर का व्यक्ति है और उसको दोनों डोज जो लग चुकी हैं वो भी कोविडशील्ड की, तो तीसरी डोज जो है बूस्टर डोज है वो भी कोविडशील्ड की लगाई जाएगी। मगर हर तरीके से सरकार जो है वो हर तरीके से कोशिश करती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि जिस तरीके से तीसरी लहर का जो खतरा बताया जा रहा था, मगर सरकार ने कहीं ना कहीं देरी जरूर की है, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं समय रहते हुए भी कंट्रोल करने की जरूर कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया 5 राज्यों के चुनाव जो है उनको रद्द कर दिया जाए, यानी कि पोस्टपोन कर दिया जाए। मगर अभी तक सरकारों की तरफ से चुनावों की रैली जो है वो की जा रही है, उसके अंदर जनता को कहीं ना कहीं शामिल किया जा रहा है और भीड़ भी शामिल होती जा रही है। मगर कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो प्रक्रिया है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, मगर यहाँ पर चुनावों की जो प्रक्रिया है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। मगर सरकारों हम्म। की तरफ से कोशिश करनी चाहिए ताकि लोगों को वायरस कम फैले, और जो चुनाव प्रचार की जो रैलियां की जा रही हैं हम्म। उसके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, ताकि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं या फिर वैक्सीन की जो बूस्टर डोज लगनी है हम्म। उनको भी कहीं ना कहीं खतरा ना बन सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे, दिल्ली से संवाददाता हैं। तो अब 10 जनवरी से तीसरी डोज लगाई जाएगी जिसको बूस्टर डोज नाम दिया गया है। लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे के बीच अब 15 साल से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन मिलने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन राष्ट्र के नाम अपने विशेष संबोधन में इसका ऐलान किया है, और इसी के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा की गंभीर बीमारी वालों को बूस्टर डोज देने का भी ऐलान कर दिया गया है। और ऐसे लोग अपने डॉक्टरों की सलाह पर ही 10 जनवरी से ये डोज लगवा सकेंगे। तो उधर पंजाब में विधानसभा चुनाव में चंद महीने बचे हैं और उससे पहले चंडीगढ़ नगर निगम के नतीजों ने सियासी दलों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दरअसल नतीजों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रिजल्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की जीत इस बात का संकेत है कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है। अब तक चंडीगढ़ नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा था, और ऐसे में इन नतीजों को क्या पंजाब विधानसभा चुनाव का ट्रेलर कहा जा सकता है? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और अहम सवाल उठता है। I love you. नतीजे आए हैं वो ये साफ तौर पे ये दिखाते हैं कि चंडीगढ़ के लोगों ने अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे मोहर लगाते हुए एक मौका केजरीवाल नू देने का मन बनाया है। ये जीत केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जीत है, और चंडीगढ़ की सियासत जिसमें पिछले 25 सालों से कभी बीजेपी कभी कांग्रेस कभी बीजेपी होता था, इन तमाम रिवायती पार्टियों से परेशान होकर चंडीगढ़ के लोगों ने एक मौका केजरीवाल साहब को देने का मन बनाया, और 13 साल बीजेपी की सरकार, 12 साल कांग्रेस की सरकार, यानी कि 25 सालों से इन रिवायती पार्टियों का जो राज
चंडीगढ़ की सियासत पे था, उससे परेशान होकर इन दोनों बड़ी पार्टियों को इलेक्शन हराया और अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को इलेक्शन जिताया। जो रुझान आ रहे हैं वो ये साफ कर देते हैं। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ 29% ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਆਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 27% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ 29% ਵੋਟ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੇਡਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के परिणाम काफ़ी चौंकाने वाले सामने आए हैं। दरअसल चंडीगढ़ की सभी 35 वार्डों पर परिणाम जिस तरीके से घोषित हुए, उनमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस की किलों को भेद कर 14 वार्डों में जीत हासिल कर ली है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार। अमित, जिस तरीके से ये आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है नगर निगम के चुनावों में, 35 वार्डों के चुनाव में अगर 14 सीटों पर जो कब्जा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जमाया है, क्या कहा जाए कि ये आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं पंजाब में, उसका ये एक ट्रेलर हो सकता है? आम आदमी पार्टी से दर्शा जरूर ऐसे रही है कि जैसे ये विक्ट्री हुई है चंडीगढ़ एमपी इलेक्शन में, उसे पंजाब का ही एक हिंट ले, क्योंकि सीधे तौर पर पंजाब की तरह चंडीगढ़ में हम बात कर रहे हैं तो 80% पॉपुलेशन पंजाब की है, और जो पंजाब का रुझान है वही चंडीगढ़ में देखने को मिलता है। और चंडीगढ़ में उन्होंने सीधे तौर पर दिखा दिया है कि आम आदमी पार्टी को जहाँ से पहले कंसिडर ही नहीं किया जा रहा था एज ओपोनेंट, जहाँ मेन लड़ाई शुरू से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बताई जा रही थी, पर अब सिनेरियो ये हो गया है कि बीच में थर्ड ऐसा हम कहेंगे कि ब्लैक हॉर्स की तरफ सामने निकले, और सबसे बड़े अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा सीटें लेके आम आदमी पार्टी सबसे आगे। और सबसे अहम बात ये रही कि बीजेपी के सभी मेयरों की, जहाँ पे सबसे गढ़ माना जाता था जितने मेयर थे, उन सबको हरा कर अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स ने अपनी जीत दर्ज कराई है, तो ये एक मेजर विक्ट्री हम कंसिडर कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। इसको जरूर कहते हुए नजर आए कि पंजाब में राहुल गांधी बोलते हैं कि ये पंजाब के लिए एक संकेत है, पर वहीं इसके ऊपर कांग्रेस के प्रगट सिंह, अगर हम कहें शिक्षा कैबिनेट मंत्री, और अगर हम कहें प्रगट सिंह, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि ये वोट परसेंटेज की बात कर रहे तौर पे, तो सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज कांग्रेस को पड़ा है। अगर हम बात करें 29% वोट परसेंटेज कांग्रेस को वोट पड़ी है, वहीं से 27% के साथ आम आदमी पार्टी को वोट पड़ी है। तो इसको उन्होंने सीधे तौर पर बोलते कि हम हारने का कारण सिर्फ और सिर्फ क्रॉस वोटिंग है, इसका फायदा आम आदमी पार्टी उठा गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सामने हो, सीधे तौर पर बोलते हैं कि कुछ किस्मत, कुछ फैक्टर्स रहे जो आम आदमी पार्टी को फेवर कर गए, पर उसके बावजूद भी उन्हें पूरी उम्मीद है कि अगली बार अगर हम कहेंगे पंजाब में कांग्रेस ही आगे रहेगी। जी, एक अहम सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जिस तरीके से 35 सीटें हैं वहाँ पर, और 35 सीटों में 14 पर जीत हासिल की है आम आदमी पार्टी ने, मेयर के लिए 18 सीटों का होना बेहद जरूरी है। ऐसे में क्या लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के लिए आगे की राह आसान होगी? चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे अमित कुमार से। तो जिस तरीके से चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो बेहद हैराने वाले हैं, और इन नतीजों से आम आदमी पार्टी बेहद गदगद नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से आने वाले समय में पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं, और उन चुनावों को लेकर के आम आदमी पार्टी ये जरूर दावा ठोक रही है कि ये तो महज अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि माना ये जाता है कि पंजाब का 80% जो पॉपुलेशन है वो चंडीगढ़ में ही है। और एक बार फिर से अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से अगर 35 सीटों की पर जीत का जिक्र किया जाए तो आम आदमी पार्टी ने 14 पर जीत दर्ज की है, हालांकि मेयर के लिए 18 सीटों का होना जरूरी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए आगे की राह आसान होगी अभी? ये देखिए यही एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अगर हम बात करें कि जो एमसी इलेक्शंस की बात हम कहें तो एक हंग हाउस बन चुका है, क्योंकि देखिए 14 सीटों पे जहां पे हम बात करें आम आदमी पार्टी है, 13 सीटों पे भाजपा है, तो वहीं 8 सीटों पे कांग्रेस है। अब बात यह है कि किंग मेकर का रोल कांग्रेस के पास आ जाता है, और अगर कांग्रेस किसी को भी बीजेपी को सपोर्ट करती है तो मेयर बीजेपी का बनता है, अगर वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती है तो मेयर आम आदमी पार्टी का बनता है। पर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस सपोर्ट किसे करेगी। देखिए ये चंडीगढ़ को हम भले ही एक मेजर फैक्टर कंसिडर करना है, क्यों एग्जांपल दे सकते हैं, विरोधी कांग्रेस को इसमें घेर सकते हैं। अगर
चंडीगढ़ में एमसी में अगर हम बात करें, मेयर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की मदद करती है कांग्रेस नजर आती है। तो सीधी तरह अगर हम कहें, पंजाब में कांग्रेस के ऊपर विरोधियों ने सीधे तरह ये बोलना है कि देखिए ए टीम एंड बी टीम कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। उसका सीधा एग्जांपल वो चंडीगढ़ एमसी इलेक्शन दे सकते हैं। तो चंडीगढ़ पे पंजाब की राजनीति का असर चंडीगढ़ पे जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा कि ये बहुत ज्यादा अहम फैक्टर हो जाता है कि चंडीगढ़ में अब कैसे अगर हम कहें मेयर बनेगा। अब ये देखना होगा कि सपोर्ट लिया जाता है या फिर अगर हम कहेंगे सीधा और कैंडिडेट्स को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि किस तरह से अब इस हंग हाउस को तोड़ा जाए, क्योंकि 4 वोटों अगर हम कहें 4 सीटों की कमी है। और अब ये देखना होगा कि वो 4 सीट आम आदमी पार्टी के लिए, वही 5 सीट बीजेपी के लिए। अब इनमें से वो 4 और 5 का आंकड़ा कौन पूरा कर पाता है? क्या कांग्रेस से सपोर्ट लेगी आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी कांग्रेस सपोर्ट लेगी? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, क्योंकि जैसे स्नैप लग रहा है कि वैसे पॉसिबल नहीं होगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये चांस है कि दोबारा भी इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि मार्जिन की बात करें तो कई सीटों में बहुत कम मार्जिन से कैंडिडेट जीते हैं, जहां कुछ सीट्स ऐसी भी हैं जहां पे सिर्फ 9 वोटों से अपने कैंडिडेट्स अपनी सीट से जीते हैं। तो ये एक फैक्टर बहुत बड़ी चीज है। और अगर दोबारा से इलेक्शन होते हैं चंडीगढ़ में तो फिर से पूरी तरह से माहौल चेंज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी कर जाए, पर ऐसा ये भी हो सकता है कि एक रिकवरी में हम कह सकते हैं कि बीजेपी फिर से आगे आ जाए, या फिर बिल्कुल ही अलग जो पार्टी सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि वोट्स लेके गई है इस बार, वो थी अगर हम कहें कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस रिवाइव कर जाए और कांग्रेस सबसे बड़ी अगर हम कहें कि पार्टी बन के चंडीगढ़ में उभरे। जी अमित, लेकिन जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि पंजाब कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसका साफ तौर पर जो सीधे सीधे लाभ उठाना चाहती थी वो बीजेपी है। लेकिन जिस तरीके से चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, अब बीजेपी को भी कहीं ना कहीं आत्ममंथन और चिंतन करने की क्या जरूरत पड़ गई है। अब वो उसकी भी क्या जो चिंता की लकीरें हैं वो बढ़ सकती हैं कि इतनी राह आसान नहीं है जितनी बीजेपी सोच रही थी। जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए ये एक आई ओपनर है। सीधे तौर पे अगर हम बात करें कि जितने भी रिसेंट इलेक्शंस हुए, जहां जहां पे बीजेपी एज अ पार्टी इलेक्ट करते हुए नजर आई है, वहां पे वो हारी है। चाहे हम उन्हें बोल दें कि प्री पोल जो दोबारा बाई इलेक्शंस होते हैं वहां पे सिनेरियो की हम बात कर ले, या फिर हम चंडीगढ़ की ही बात करें, चंडीगढ़ जहां पे उनका गढ़ माना जाता है, जाके एक लंबे समय से लगातार एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पे नजर आ रही थी, लगातार 2 टर्म से बीजेपी जीत रही थी। उसके बाद अब अचानक से ही एक बहुत बड़ा झटका लगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जहां पे एक मेजर क्लियर कट पिछली बार के इलेक्शंस की हम बात करता हूँ, क्लियर वाइप आउट था लगभग, कि मतलब कुछ सीट्स को छोड़ के सभी सीट्स बीजेपी के पास थी। और अब अगर आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी के 50% वोटिंग भी नहीं ले पाई है बीजेपी। तो ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है बीजेपी के लिए। उनको भी ये कंसिडर करना हो कि आखिर ऐसे क्या सिनेरियो हो गया, ऐसे क्या स्थितियां बन चुकी हैं कि अब लोगों का विश्वास उनसे हटता जा रहा है। और वहीं जहां पे वो पंजाब में अगर हम सीधे तौर पर बात करें इलेक्शन लड़ने की कंसिडर कर रही है, खुद अब उन्होंने अपनी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ और अलग पार्टी से अलायंस के पर वो खुद अपने पुरानी पार्टनर अगर हम कहें अकाली दल से अलग होकर लड़ रही है। तो ये एक मेजर स्टेप उनके लिए है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर उनके लिए जरूर रहने वाला है कि चंडीगढ़ जहां पे बीजेपी की भी नजर थी कि हाँ चंडीगढ़ का रिस्पॉन्स हम देखें, क्योंकि हमारा गढ़ है, जहां पे हम कह सकते हैं कि शुरू से ही उनकी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का टक्कर हमेशा यहाँ पर है। पर इस बार आम आदमी पार्टी का उभर के आना एक वेकअप कॉल तो जरूर होगी कि भले ही अरविंद केजरीवाल जरूर कहते हैं कि ये जो चंडीगढ़ का रिजल्ट है वो पंजाब के लिए एक मैसेज है कि पंजाब में भी लोगों को चेंज चाहिए, पर ये अगर हम उसको इतनी गंभीरता से तो ना लें। पर ये चीज जरूर है कि लोग जरूर गुस्सा नजर आ रहे हैं। अब इसमें ये जरूर होगा कि अब बीजेपी इसको कैसे कंट्रोल करती है। और ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी एक कॉल है कि देखिए, कांग्रेस को अब ये समझना होगा कि हमारा सबसे ज्यादा वोट शेयर है, सबसे ज्यादा लोगों ने हमें सपोर्ट किया, पर फिर भी हम अपने सरकार नहीं बना पाए। तो ये चीज पंजाब में भी हो सकती है, भले लोगों का सपोर्ट हो पर क्रॉस वोटिंग चलते वो हार सकते हैं। और इसके लिए हम कह सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह एक अहम फैक्टर रहेंगे, क्योंकि वो खुद कांग्रेस से अलग हुए, उनका वोट शेयर जो कांग्रेस से पहले होता था वो अब उनसे अलग होगा। तो इसके लिए अपनी तरफ से एटलीस्ट पंजाब में कांग्रेस को और ज्यादा कमर कसने की जरूरत है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे, संवाददाता चंडीगढ़। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अब बीजेपी के लिए भी उतनी राह आसान नहीं है जितना बीजेपी सोच रही थी, हालांकि कांग्रेस के लिए तो मुश्किलों का सामना करना ही पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बम्पर जीत हासिल की है और उसको लेकर के अब वो बेहद गदगद है और आने वाले समय के लिए बता रहा है कि आम आदमी पार्टी अभी पूरी पिक्चर बाकी है। और उधर महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सोमवार को विधानसभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के एक बार फिर से मामला तूल पकड़ता नजर आया। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से महात्मा गांधी को लेकर के अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, उसको लेकर के
विधानसभा भी में महात्मा गांधी का मामला गूंजता नजर आया। आज पर कार्रवाई की मांग को लेकर के मामला गूंजता नजर आया। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान का मुद्दा गूंजा है। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फर्जी बाबा कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया और इसे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद महात्मा गांधी के अपमान की मुहिम शुरू हो गई थी और मलिक ने कहा कि यह प्रारंभिक सूचना है कि कालीचरण महाराज अकोला के रहने वाले हैं और इसलिए मैं राज्य के गृह मंत्री से इस बारे में मामला दर्ज कर बाबा की गिरफ्तारी की मांग करूंगा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा भी किया है। गोडसे का महिमा मंडल देश में जब से मोदी सरकार आई शुरू हो गया। अब मर्यादा लांघ कर महात्मा गांधी को गरियाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। हम मांग करते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और कालीचरण जो फर्जी महाराज है उसकी गिरफ्तारी हो। जानकारी मिल रही है कि वो अकोला का रहने वाला है। हम गृह मंत्री से कहेंगे कि देखिए कौन है ये व्यक्ति और हो सके तो महाराष्ट्र में भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज के इस फर्जी बाबा को गिरफ्तार करने का काम किया जाए। सर, विधानसभा प्रस्ताव पारित किया गया ओबीसी आरक्षण को लेकर के, क्या था? आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो ओबीसी राजकीय आरक्षण का जो मुद्दा उठा था उसका आज विधानमंडल में एक मत से ठराव पारित किया गया है और राज्य में जो भी अब इलेक्शन हो गए, लोकल बॉडीज इलेक्शन हो गए, वो ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो गए। इस तरह का एक मत से ठराव पारित हुआ है और इस बीच माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से कालीचरण दास ने महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया और उसके बाद महाराष्ट्र सदन में भी इसकी गूंज सुनाई दी है, क्या कुछ जानकारी है और आपके पास? देखिए योगेश जी, ये पूरा मामला धर्म संसद के से शुरू हुआ और महाराष्ट्र के जो विधानसभा में जाकर खत्म हुआ। हालांकि लगातार अब महाराष्ट्र में कालीचरण बाबा की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इस कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहे थे, निम्न स्तर की बातें कही थी, उसके बाद नाथू गोडसे को उन्होंने नमस्कार किया था। उसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल देखी जा रही है। विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि तमाम चर्चाएं हुई। हालांकि कालीचरण दास के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा चुका है, लेकिन मुंबई में महाराष्ट्र में दर्ज नहीं हुआ। हालांकि सरकार अब यह मांग कर रही है कि जल्द से कालीचरण की गिरफ्तारी की जाए, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। इस पूरे मामले में नवाब मलिक ने खुद आवाज उठाई है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि केंद्र में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ऐसा चलन हो गया है नाथू गोडसे की जय जयकार करने और महात्मा गांधी की बुराई करने, मतलब उनको गरियाने का। तो जाहिर तौर पर यह पूरा मामला जो है कहीं न कहीं विधानसभा में उठा है और लोगों की मांग भी है कि वकोला के रहने वाले महाराज कालीचरण को तत्काल प्रभाव में गिरफ्तार किया जाए, उनके सहयोगियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। योगेश जी। सत्य प्रकाश, लेकिन मामला यहाँ पर एक और एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से नवाब मलिक इस मामले को पूरा तोल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र में तो नवाब मलिक साहब की ही सरकार है, अभी तक देशद्रोह का क्या मामला दर्ज हो गया? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज हुआ है। दूसरी तरफ उन्होंने अजित दादा पवार को भी कहा है कि अगर कालीचरण बाबा महाराष्ट्र में रहते हैं, वकोला में रहते हैं, तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल प्रभाव में महाराष्ट्र में मामला दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में अजित दादा पवार ने भी कहा है कि वह जल्द इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे, उसके बाद मामला दर्ज हो सकता है। लेकिन जब पूरा मामला ये जो विधानसभा में उठाया गया सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ किया गया है और पूरी तरह से आक्रामक है, तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में अगर बाबा की गिरफ्तारी होती है तो कहीं न कहीं बीजेपी जो समर्थक है वो कहीं न कहीं इसका विरोध करें। सत्य प्रकाश, जब सदन में ये मामला गूंजा तो उस दौरान ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी का क्या रुख रहा और इसके साथ ही कांग्रेस का क्या रुख रहा?
देखिए, बीजेपी की तरफ से सुधीर मुनगंटीवार ने सीधे तौर पर नवाब मलिक की बातों का जवाब देते हुए तंज कसा है कि अगर सरकार में महाविकास आघाड़ी सरकार है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती। और बाबा वकोला के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार को अधिकार वो गिरफ्तार कर सकती है या करवाई सकती है, तो क्यों नहीं कर रही है। तो बिल्कुल उन्होंने तंज भी कसा है और अपना पक्ष भी रखा है। तो जाहिर तौर पर मुंबई महाराष्ट्र में जिस तरह से कालीचरण दास के अलावा बीजेपी द्वारा लगातार समय समय पर महात्मा गांधी को लेकर उनकी बदनामी की जाती है, दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे को लेकर हर बार जय जयकार किया जाता है, इसका विरोध महाविकास आघाड़ी सरकार करती है। जैसा कि विधानसभा में भी देखा गया कि लगातार सवाल खड़ा किया गया, काफी देर तक ये जो विधान भवन में इस पर चर्चा चली, काफी देर तक सवाल जवाब भी हुआ। फिलहाल अब गिरफ्तारी को लेकर लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा माहौल और खराब हो सकता है, क्योंकि कालीचरण ने न सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में कहा है बल्कि हिंदू और मुस्लिम लेकर भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मुसलमानों द्वारा जिस तरह से लगातार राष्ट्र को हथियाने के लिए राजनीति का सहारा ले रहे हैं, ऐसे में हिंदुओं को भी इसी तरह से ज्यादा वोट बैंक बाहर निकालकर अपने नेताओं को आगे करना चाहिए और राष्ट्र की सुरक्षा करना चाहिए। बिल्कुल सही आपने सत्य प्रकाश जो बातें कही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक और उठता है कि आपने कहा कि जिस तरीके से कालीचरण दास की गिरफ्तारी को लेकर के मांगे उठ रही हैं और लोग सामने आ रहे हैं, क्या ऐसा भी सामने नज़ारा देखने को मिल सकता है? क्या यही वजह हो सकती है सरकार अभी कतरा रही है या असमंजस में पड़ी है गिरफ्तारी को लेकर के, मामला दर्ज करने को लेकर के, कि अगर कालीचरण पर देशद्रोह का मामला दर्ज होता है या उनकी गिरफ्तारी होती है तो कहीं ऐसा ना हो तो कि महाराष्ट्र में हिंदू संगठन कुछ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आ सकते हैं कालीचरण के सपोर्ट में? क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल योगेश जी, देखिए जिस वक्त कालीदास महाराज महात्मा गांधी को अपशब्द कर रहे थे उस वक्त कांग्रेस के तमाम नेता वहां मौजूद थे। अब ऐसे में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है जिसमें कांग्रेस एनसीपी शिवसेना है। अगर शिवसेना चाहती भी है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का दबाव होगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से हिंदू और मुसलमान के जो तमाम सांप्रदायिक बातें होती है उसका विरोध करती है। तो जाहिर तौर पर अगर कालीदास महाराज की गिरफ्तारी होती है या कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है तिकड़ी सरकार जो है उसमें किसी न किसी पक्ष का विरोध हो सकता है। इसी वजह से देर रात एफआईआर दर्ज किया गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई और अन्य राजनीतिक दबाव के चलते यह एफआईआर हुआ है। इस तरह की बातें सामने आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे सत्य प्रकाश मुंबई से, जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी और साफ तौर पर विधानसभा में भी, महाराष्ट्र विधानसभा में भी गांधी के अपमान का मामला गूंजा है। आपको बता दें कि कालीचरण महाराज ने जिस तरीके से महात्मा गांधी को लेकर, राष्ट्रपिता को लेकर के अपशब्दों का प्रयोग किया है, उसको लेकर के देश भर में कालीचरण दास की निंदा हो रही है और तमाम सारे संगठन, तमाम सारे लोग इस बात को अपनी आवाज पर जोर दे रहे हैं कि कालीचरण दास पर कार्रवाई हो और देशद्रोह का मामला दर्ज हो और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे कालीचरण दास को भेजा जाए। और इसी मुद्दे को लेकर के सदन में भी गहमागहमी देखने को नजर आया। और राजधानी लाइव में फिलहाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।